लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। आप दुनिया में जहां भी हैं, खुदावंदों का खुदा आपकी हिफाजत करे, आपकी निगहबानी करे और आप सदा सलामत रहें। आप सांगला हिल में हैं, आप मरी में हैं, आप एबटाबाद में हैं, आप लाहौर में हैं, आप FGA में हैं, कोट लखपत में हैं, आप फैसलाबाद में हैं, आप कहीं भी हैं, खुदावंद आपको सदा सलामत रखे। आप किसी शोबे से हैं, खुदावंद आपको उसमें तरक्की दे। आप बीमार हैं, खुदावंद आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। मेरी दुआ है कि आप सदा खुश रहें। लिबर्टी कॉर्नर में आज मेरे मेहमान हैं जनाब पादरी डेविड राही साहब, जिनका तल्लक सांगला हिल से है। वो खुदा के खादिम हैं और बल्कि इब्ने खादिम हैं। उनके जो वालिद साहब थे वो भी खिदमत में थे FGA के साथ। आज हम उनसे बात करेंगे और वो जानेंगे तमाम हालात के ऊपर जो कि FGA के अंदर अभी रूनमा हो रहे हैं, जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं, जो उनके हालात हैं, जो हो रहा है वो हम आज उनसे जानेंगे। जनाबे पादरी डेविड राही साहब। परवेज रोशन लिबर्टी कॉर्नर में जनाबे पादरी डेविड राही साहब को खुश आमदीद कहता है और आज उन तमाम हकाइक को जानने की कोशिश करेंगे जो FGA के अंदर एक बड़ी देर से, एक अरसे से वहां पे जो कुछ हो रहा है उससे हम जानने की, वाक़फ़ियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं बता चुका हूं कि जनाब पादरी डेविड राही साहब सांगला हिल चर्च के FGA के पास्टर हैं और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है। तो हम आज तमाम वो वाक़यात जो इनके साथ पेश आ रहे हैं, जो हो रहा है FGA के अंदर, जो एक ज़ालिम तबका है, वो जो अपने हथियार उठाए फिरता है लोगों को कत्ल करने के लिए, आज हम इनसे जानेंगे कि इनको क्या-क्या खतरात हैं, ये किन मसाइल से दो चार हैं और इनके साथ क्या हुआ है। जनाब डेविड राही साहब, आपको खुशामदीद है, वेलकम है कि आप मेरे प्रोग्राम में लिबर्टी कॉर्नर में तशरीफ लाए। जी डेविड राही साहब। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम पास्टर डेविड राही है और मेरे वालिद साहब भी पास्टर थे। उनका नाम पास्टर गुलाम मसीह राही, और वो भी FGA में रहकर उन्होंने 26 साल खिदमत की। सांगला हिल में हम 1973 से रह रहे हैं और FGA के साथ ही खिदमत कर रहे हैं। और मेरे वालिद साहब ने 26 साल खिदमत की और 20 साल मैंने खिदमत की है। और ये FGA की तरफ से जी मेरे पास सबूत है जो इन्होंने तस्दीक की है कि मैं 20 साल से खिदमत कर रहा हूँ जी और मेरे वालिद साहब ने 26 साल खिदमत की है। ये जी हमारे जो मसाइल शुरू हुए हैं तकरीबन ये कोई 2014 से स्टार्ट हुए हैं, जब मैंने ये रिक्वेस्ट की लियाकत कैसर साहब से कि इस जगह पर हमारे FGA के कोई लोग नहीं हैं, लियाकत चर्च कैसर मेंबर साहब नहीं कौन है। है? लियाकत कैसर साहब कौन है? ये कौन, जरा इनका भी बताएं, कौन है ये लियाकत कैसर साहब, जो मेरे नए सुनने वाले हैं, ये देखने वाले लियाकत हैं। कैसर साहब जो है ये FGA बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जी और जब मैंने इनको 2013 में ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर हमारे FGA के कोई मेंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जी तो इस जगह को अगर हम फ़ायदामंद बनाना चाहते हैं तो किसी दूसरी जगह पर हम चले जाएं और शिफ्ट हो जाएं। तो जी ये इनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किया हुआ फैसला मेरे पास है, ये मैंने भेजा है आपको। जी, तो क्या इस फैसले में क्या दर्ज है? आप जरा अपनी जुबान से बताइए क्या लिखा है इस फैसले में, ताकि तमाम लोग इसमें सुन लें, ताकि लोग सुन लें, जितने भी हमारे कोई लोग हैं पूरी दुनिया में, वो हमें जान सके, इस हकीकत से उनको आशना हो सके, वो पता चल सके भी क्या इसमें वाक़या है। लिखा हुआ है कि इस जगह पर जो प्रॉपर्टी है मोहल्ला इस्लामपुरा के अंदर, सांगला हिल के अंदर, जी डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के अंदर, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पास्टर साहब काम कर रहे हैं और ये हमारे अंडर कंट्रोल है। ठीक है, जी पास्टर हाउस है। और और एक तो यहाँ पर जो गली है वो बहुत तंग है, और जी दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम लोगों की है।
तो जी इसलिए हमने ये फैसला किया है बोर्ड की मुशावरत से कि पास्टर साहब को इजाजत दी जाए, इख्तियार दिया जाए कि ये इस जगह को सेल करके दूसरी जगह पर जाकर अपने इस पास्टर्स हाउस को बना सकें। ठीक ठीक है। है, तो ये इनका अपना फैसला किया हुआ है, सेक्रेटरी साहब के नीचे साइन किए हुए हैं। तो कौन से सेक्रेटरी ने इसके साइन किए ऊपर हैं? जब कौन हमने से काम सेक्रेटरी करना के? शुरू किया तो कौन से फिर सेक्रेटरी ने? कौन से इन्होंने, सेक्रेटरी ने इनकी साइन किए हुए हैं? नीयत खराब थी, तो जी ये स्टे, जी ये सिविल कोर्ट में इन्होंने स्टे लगवा दिया, जी फैसला भी खुद ही किया। और ये स्टे इन्होंने कब लगवाया? ये भी 2014 के अंदर, जी 3/9/2014 को। ये एक यूनुस मसीह, मैं कह रहा था कि इन्होंने खुद ही फैसला किया जी इस प्रॉपर्टी को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की इजाजत और इख्तियार मुझे इन्होंने दिया। जी जी और खुद ही फैसला करने के बाद इन्होंने खुद ही एक बंदे को पकड़ा और उसको सिविल अदालत में भेजकर मेरे खिलाफ स्टे लगवा दिया। वेरी और बैड, ये बहुत स्टे बुरा। भी, ये जी फैसला भी इन्होंने 2014 के अंदर किया और उसी साल इन्होंने स्टे भी लगवा दिया। ठीक है, जी जी और हाँ जी, तो इनके इनकी आप नीयत देखें, इनके फैसले देखें और इनके नाम देखें और इनके काम देखें, ये क्या करते हैं। जी और दूसरा जो स्टे है इन्होंने फिर मेरे खिलाफ लगवाया और बार बार मेरे खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 2013-14 से मुझे परेशान इन्होंने किया हुआ है। तो ये जो लोगों को पैगाम देते हैं मोहब्बत का, सलामती का, सुलह का, तो ये सिर्फ सुनाने के लिए, खुद अमल करने के लिए नहीं है? ये बस लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह ने ये कहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है तो हमें ये करना चाहिए, खुद नहीं करते। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि जो कुछ ये कहते हैं वो करो और जो कुछ ये करते हैं वो ना करो। गुड। तो ये आपको कौन धमकियां देता रहा है, आपको कत्ल करने की, आपको मारने की? जब आपका फैसला हो गया तो ये किसने आपको धमकियां दी थी? ये क्यों आपको ऐसा कर रहे हैं मारने के लिए? उसके बाद फिर एक स्टे इन्होंने लगवाया और जी वो एक आदमी है सलामत मसीह नाम का, जी उसका तलक जो है वो कैथोलिक चर्च के साथ है, जी उसको खड़ा करके तो मेरे खिलाफ स्टे लगवा दिया। ठीक है, जी वो पहला भी खारिज हो गया क्योंकि उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, इस जी प्रॉपर्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं था, जी तो जी वो स्टे भी खारिज हो गया। अब इन्होंने एक प्रेस्बिटेरियन चर्च का आदमी है इमानुअल नाम का, जी उसको खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ हम्म, और उसने मेरे खिलाफ स्टे लिया हुआ है। और 2013-14 से मेरे साथ कई जो इन्होंने कार्रवाइयाँ जी करवाई हैं मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरे बच्चों को तकलीफ देने के लिए, हम्म, उनको उनमें भी ये कई मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं जी। शायद उनको पैसे देते हैं, वो इनसे पैसे लेकर हमारे खिलाफ काम करते हैं। और नहीं, मैंने मुझे फोन पे, मैंने मैंने आपको ये सवाल किया है कि आपको कत्ल करने की कौन धमकियां दे रहा था? आपने बताया था कि इनके जो लोग हैं ये खुद हैं। कौन है जो ये सब चथियाने के लिए आपको जान से मारना चाहते हैं? और वो आपको हाँ क्यों जी, परेशान कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? उनके नाम बताएं ताकि आप वो वो तमाम अदारे सुन लें जिनसे आपको खतरा है। जब जब मैंने इनसे प्रॉपर्टी का मुतालबा किया जी दोबारा, तो इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी अब आप भूल जाएं कि आपको मिलेगी, जी आप इसको खाली कर दें। जी मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरे बाप ने 26 साल एफजीए में खिदमत की है और जी मैंने 20 साल एफजीए में खिदमत की है
और इस प्रॉपर्टी को हमने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है अपने हाथों से बनाया, हमारे बाप ने अपने हाथों से बनाया है। जी ये हमारा हक है। जी और इसमें इसके ऊपर लियाकत कैसर ने और सदीक साबर ने, जो एफजीए का चेयरमैन है, ये जी एफजीए का बोर्ड है, पूरी एफजीए ने कोई हमें कभी फंडिंग नहीं दी। जब भी कभी दफ्तर में कोई जाता पास्टर तो ये कहते हैं चर्च के लिए दफ्तर में कोई पैसा नहीं, किसी पास्टर को ये कोई फंडिंग नहीं देते। जी लेकिन गरीब पास्टरों की, गरीब लोगों की प्रॉपर्टियां दबा के बैठे हुए हैं। तो जब मैंने दफ्तर में एप्लीकेशन दी, 2-3 दफा इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दें, मैंने जी एप्लीकेशन दी, तो इन्होंने मुझे दफ्तर में बुलाया। जी पास्टर बशीर खुर्शीद जी जो फैसलाबाद में रहता है, वो मेरे पास आया। जी उसके साथ पादरी पीटर रियाज भी थे। जी तो मैंने कहा कि भाई एक शख्स ने मुझे फोन पे धमकियां दी हैं, जी उससे उसके 3 महीने पहले मेरा बेटा भी अगवा हुआ था। जी नामलूम लोगों ने मेरे बेटे को घर से उठाया और जी अगवा किया, उसको मार पीट कर अधमुआ करके नहर के किनारे फेंक के चले गए। उन्होंने समझा कि ये मर गया है, उन्होंने जी अपनी तरफ से कत्ल किया था, माय गॉड लेकिन बेटे को खुदा ने जिंदगी दी। तो मैंने पादरी बशीर खुर्शीद को और पादरी पीटर रियाज को बुलाया कि जी मैं मुझे मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, तो आप मेरे पास आए और मेरे साथ पुलिस स्टेशन में पेश हों, जी मेरी दरख्वास्त जो है वो थाने में जमा कराएं। तो जी इन्होंने टाल मटोल करते हुए मुझे, मेरा जहन किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश की जी और कहा कि हमें थाने में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपका प्रॉपर्टी का मसला हल कर देते हैं ताकि आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं। जी मैंने कहा जी कर दें। तो पाजी बशीर खुर्शीद ने कहा कि आप मेरे घर आए, जी मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। जी पादरी पीटर रियाज से मैंने मशवरा किया, तो पादरी पीटर रियाज ने कहा कि ठीक है, पादरी बशीर आपको बुला रहा है तो आप उसके पास जाएं जी और उसकी बात सुनें। मैं और मेरा छोटा बेटा जब इसके घर पहुंचे जी तो एक दिन पहले इसने मुझे फोन पे कहा कि फलां फलां रास्ते से आपने आना है, आपने शहर वाले रास्ते से नहीं आना, जी आपने जो घाटवाला से छोटी नहर निकलती है उस रास्ते से हमारे मेरे घर में आना है, जी ताकि रास्ते में आप किसी से मिले भी ना। जी तो हमें पता नहीं था, हम उसी रास्ते से पादी बशीर खुर्शीद के घर में पहुंचे। हम्म, तो बैठे, इसने हमें बिठाया, तो चाय शाय बनवाई, तो तो ये बैठे हुए कहाँ, थे। तो इसका इसका कहाँ घर है, बशीर खुर्शीद का कहाँ घर है? ये पादी बशीर खुर्शीद जो है जी ये मलखा वाला फैसलाबाद में रहता है जी और ये एफसीए का वाइस चेयरमैन था उस वक्त। जी तो हम इसके पास गए, तो जब चाय शाय पी ली जी तो मेरे बेटे को कहता है कि बेटा आप कमरे से बाहर चले जाएं, जी मैंने आपके पापा से कोई खास बातें करनी है, तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। जी मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बेटा है, मैं कौन सी अपनी बातें इससे छुपाऊंगा। कहते नहीं नहीं बेटे को आप बाहर भेज दें, तो आप, मैं फिर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कोई जी सीक्रेट गुफ्तगू है। जी तो मैंने कहा चलो बेटा बाहर चले जाओ। बेटा कमरे से बाहर चला गया। तो मैंने कहा बताएं पारी साहब, आप क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि वो आप प्रॉपर्टी को छोड़ें, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में आप ऐसे ही पड़े हुए हैं, जी ये प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, हम्म, मैं आपको अमेरिका भेज देता हूँ। जी मुझे एकदम से मेरे जहन में ये बात खटकी, मैंने कहा ये कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे।
तो जी। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट मुझे इजाजत दें, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। जी। तो आपका वॉशरूम किधर है? इसने मुझे बताया। तो मैं वॉशरूम में गया, मुझे शक हो गया था कि ये कोई गलत गुफ्तगू मेरे साथ करेगा। जी। तो मैंने वॉशरूम में जाकर अपने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑन की। जी। मैंने कहा जो भी ये तो पादी बशीर खुर्शीद ने जब मुझे कहा कि भाई साहब आप प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, तो ये ना लियाकत कैसर ने और एफजीए ने आपको देनी है, तो ये इसी चक्कर में आप पड़े रहेंगे। मैं आपको मशवरा देता हूँ, मैं आपको बच्चों समेत अमेरिका भेज देता हूँ। जी। मैंने कहा ये कोई उल्टी सीधी गुफ्तगू मेरे साथ करेगा, मुझे शक हुआ। जी। मैंने इनको कहा कि 1 मिनट मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, तो आपका वॉशरूम किधर है? इन्होंने मुझे बताया कि वॉशरूम बाहर है। मैंने वॉशरूम में जाके अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ऑन की। जी। रिकॉर्डिंग ऑन की तो मैं अंदर आके इनके पास बैठ गया। जी। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको बच्चों समेत अमेरिका भेज देता हूँ। जी। तो ये मेरे बाएं हाथ का काम है, ये जी। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी। मैं इसकी गुफ्तगू सुनता रहा। तो कोई मेरे साथ इन्होंने 1.5 पौने 2 घंटे गुफ्तगू की। जी। फिर आके बार बार मुझे उसी बात पे लेके आ रहे थे। मैंने जी। कहा मैं अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी कलीसिया को छोड़ के अमेरिका में या और किसी जो मुल्क में नहीं जाना चाहता। गुड। गुड। मैं अपने मुल्क में और अपने लोगों में रहना चाहता हूँ, जी। जिन लोगों के लिए मुझे खिदमत के लिए खुदा ने बुलाया हुआ है, जी। मैं उन लोगों में रहना चाहता हूँ। जी। कहता कोई बात नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहकर खिदमत कर सकते हैं। जी। मैंने कहा जी मुझे पाकिस्तान के लिए खुदा ने बुलाया है, तो मुझे आमीन। इधर ही खिदमत करनी है। जी। मुझे अमेरिका का लालच आप ना दें, जी। आपकी मेहरबानी हो। जी। मुझे बार बार फिर 1-2 बार मैंने पूछा कि वो क्या तरीका होगा कि मतलब आप हमें अमेरिका भेज दें। कहते वो पंजाबी च कहते ने कि तू मेरी गल मन जा, अन्नेवाही मेरी गल मन जा। जी। मैं जो तेन कहांगा तू वो करनी, जी। मैं जो कहांगा तू वो करना है, जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। जी। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ हम्म। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। और इसने रिकॉर्डिंग से पहले मुझे ये भी कहा जी। कि आसिया बीबी को भी हम नहीं भेजा है। अच्छा। आसिया बीबी के भी पीछे हमारा ही हाथ था। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो बंदा बड़ा खतरनाक है, ये तो अच्छा। मरवाएगा मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। वेरी तो ये सैड। वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने हम्म। अपने पास सेव की हुई है। तो इन्होंने कहा कि हम गाड़ी लेके आएंगे जी। और आपको उठा के ले जाएंगे, आपको सेव कर देंगे और हम आपको बाहर भेज देंगे। ठीक है। तो मैंने आखिर में मैंने इनसे पूछा कि वो क्या तरीकाकार है, किस तरह आप हमें बाहर भेज सकते हैं। जी। तो इन्होंने कहा कि सैमी सैमसन का नाम आपने सुना है? जी। जी। मैंने कहा सुना है। जी। इन्होंने कहा कि सैमी सैमसन का कितना दुनिया में नाम है, जी। कितना बड़ा नाम है, जी। तो हम आपको वहां भेजेंगे, वहां आपको सेफ्टी मिलेगी, वहां आपको तोहफज मिलेगा, वहां 20 यहाँ आप 20 ताले भी लगाए हों तो आप महफूज नहीं होते, जी। वहां ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जी। दूसरी बात, अमेरिका में फकीर हो तो पाकिस्तान का वजीर हो तो वो एक बराबर है। जी। इन्होंने कहा कि हम आपको अमेरिका बड़ी आसानी से भेज सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जी। और इन्होंने कहा कि वहाँ
आप महफूज रहेंगे, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, हम आपको गारंटी देते हैं। जी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 20 सालों में भी आप गैर महफूज रहते हैं, लेकिन अमेरिका में ताले नहीं लगाने पड़ते। जी पाकिस्तान का वजीर और अमेरिका का फकीर जी बराबर होता है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें कोई तोहफ़्ज़ नहीं मिलता। हम्म और इन्होंने कहा कि लियाकत कैसर के सैमी सैमसन के साथ बड़े गहरे तल्लुकात हैं, और लियाकत कैसर जो हैं वो सैमी सैमसन पर बड़ा फख्र करते हैं और हमें आकर बताते हैं कि मैं जी सैमी सैमसन के साथ मिल के आया हूँ। जी और सैमी सैमसन को बहुत सारा मवाद भी जो लियाकत के असर हैं वो इस्लाम मज़हब के खिलाफ मुहैया करते रहे हैं। जी और इसके अलावा जब मेरी लियाकत कैसर साहब से मुलाकात हुई तो जी अपने दफ्तर में बैठकर उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से मुझे बताया कि मैं जी कई दफ़ा सैमी सैमसन से मिला हूँ, उसके जी साथ एक टेबल पर खाना खाया है, उसके जी साथ चाय पी है। और एक्चुअली लियाकत कैसर भी मुझे मुतमिन करने की कोशिश कर रहे थे कि जी मैं उनकी बातों में आ जाऊं जी और मैं इस्लाम के खिलाफ कोई एक्टिविटी करूं जी और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जी क्योंकि ये सारा कुछ करना तो कानून को तोड़ने के मुतरादिफ था। जी तो मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। जी जब ये गुफ्तगू बशीर खुर्शीद ने मेरे साथ की, हम जी घर आ गए, हम बहुत परेशान हुए। हम्म मैंने सोचा कि अब हम क्या करें। लियाकत कैसर उन दिनों में सैमी सैमसन के पास गए हुए थे। जी तो मैंने अपने मोबाइल से एक लेटर लिखा लियाकत कैसर को, जी और वो लेटर मैं आपको ये कैमरे के सामने आपको दिखा रहा हूँ। जी ये लेटर लिख के ये ईमेल मैंने लियाकत कैसर को किया, जी और मैंने कहा कि आपके वाइस चेयरमैन बशीर खुर्शीद ने मेरे साथ ये गुफ्तगू की है, जी क्या आप इसमें मुलव्वस हैं? जी क्या आप मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं? जी क्या आपके सैमी सैमसन के साथ ताल्लुकात हैं? तो जी उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि मेरा इस गुफ्तगू के साथ और सैमी सैमसन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये लेटर जो मैंने लिखा था 8 अगस्त 2019 को, जी ठीक है। तो ये ईमेल मैंने की, और साथ ही जो सदीक साबर जी चेयरमैन है एफजीए का, उसको भी मैंने इसी तरह की एक ईमेल कर दी, अपना फर्ज समझते हुए कि मैं इन लोगों को बाखबर कर दूं, जी क्योंकि ये गुफ्तगू बड़ी बड़ी खतरनाक थी हमारे लिए। नहीं, ज़ाहिर है खतरनाक ही थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी ये तो अगर हमारी जगह पे कोई और होता और इनके बहकावे में आकर कोई एक्टिविटी कर देता, कोई जी गुफ्तगू कर देता इस्लाम के खिलाफ, जी तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। जी और ये वो वजह थी जिस वजह से आज तक मेरे इनके साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, जी और दिन ब दिन बढ़ते गए। फिर इसी खतरे से हमने अपने घर को छोड़ा, जी और पहले 3 माह तक हमने अपने बच्चों को अपने घर से दूर रखा, जी रिश्तेदारों के पास भेज दिया, और हम दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे और जी परेशान थे। मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, जी मैं बीमार हो गया। फिर लियाकत कैसर ने कहा कि भाई अभी आपने कोई कुछ नहीं करना, मेरा इंतजार करें, जी मैं वापस आऊंगा तो फिर बैठकर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जी लियाकत कैसर वापस आए, और उन्होंने बशीर खुर्शीद को अपने दफ्तर में बुलाया जी और उससे पूछा कि आपने ये बात पादरी डेविड राय के साथ की है? जी तो ये आपस में मिले हुए थे,
मुझे जी लियाकत कैसर ने ये बताया कि पादी बशीर खुर्शीद ने बाइबल अपने हाथ में उठाकर और कसम खाई है कि मैंने ऐसी कोई गुफ्तगू डेविड राय के साथ नहीं की। जी कहते हैं वो तो उसने तो इनकार कर दिया है, वो तो कहता है मैंने कोई बात की नहीं। हम्म, इनको ये नहीं पता था कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है। ठीक है। फिर मैंने लियाकत कैसर को कहा कि आप मेरे पास आए, आप मेरे घर आए, मैं आपको साबित करूंगा कि उसने ये बात की है, उसने कानून तोड़ा है, उसने हम्म, 295 सी की खिलाफ वर्जी की है, जी और उसने हुकूमत के खिलाफ भी बातें की हैं, और जी उसने मजहब इस्लाम के खिलाफ भी बातें की हैं। अच्छा तो मैं इसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ। ठीक है। आप सब इसमें मुलवस हैं। ठीक है। आप मैंने मुतालबा किया लियाकत कैसर से कि जी अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो आप पादरी बशीर खुर्शीद के खिलाफ खुद कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक आप है। उसको मुअत्तल क्यों नहीं करते? आप जी उसको एफजीए से क्यों नहीं निकालते? जी वो पूरी तंजीम के लिए खतरा बन सकता है। जी लेकिन उन्होंने उसकी मेंबरशिप, उसकी वाइस चेयरमैनशिप खत्म नहीं की, जो इस बात का सबूत था कि ये इसके साथ मिले हुए हैं। जी फिर उन्होंने एक और किरदार अदा करने के लिए पादी पीटर रियाज, जो कि नवाबों वाला फैसलाबाद में रहता है, जी उसको मेरे पीछे लगा दिया। जी वो हर रोज मेरे पीछे लगे रहते थे और मुझे एक और जाल में फंसाने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि मैं आपका तस्फिया इनके साथ करवा देता हूँ। जी ये काम, ये केस हम सब के लिए खतरनाक है। जी मैंने कहा भाई मैंने तो कोई बात की नहीं, मेरे लिए क्यों खतरनाक है? जिसने हम्म, गुफ्तगू की है, जिसने उकसाया है, गोली मारने हम्म, वाला भी उतना ही मुजरम होता है, और गोली मारने का मशवरा देने वाला भी उतना ही मुजरम होता है। जी जी तो मैंने कहा गोली मारने की कोशिश बशीर खुर्शीद ने की है, और मशवरा लियाकत कैसर ने दिया होगा, हम्म, शरीक साबर ने दिया होगा, बोर्ड हम्म, ने दिया होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पूरा बोर्ड इसमें मुलवस है। जी और ये मशवरे, फैसले उधर बैठकर बोर्ड में पास करते हैं, और फिर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, और ये सारे इनके घिनौने काम जो हैं उनमें ये सारे मिलकर अपना अपना किरदार अदा करते हैं। तो पादरी पीटर ने हमें फैसले की तरफ वो बीच में ड्रामाई तौर पर सालस बनकर अपना किरदार अदा करने के लिए इन्होंने उसको भेज दिया। जी लेकिन वो सालस नहीं था, वो इनका ही नुमाइंदा था, इनकी नुमाइंदगी कर रहा था। जी मैंने उसके मुंह के ऊपर कहा कि आप सालसी नहीं कर रहे, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी फिर फिर इन्होंने एक स्टाम लिखा। फिर ये सांगला हिल जब आए तो इन्होंने एक एक स्टाम लिखा। पहले इन्होंने ये एप्लीकेशन दी तहसीलदार को जी कि हम इस प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं, जी और ये प्रॉपर्टी की फर्द जो है ये पास्टर डेविड राय के नाम हमें चाहिए, जी जारी की जाए। ये जी तहसीलदार को इन्होंने एप्लीकेशन दी है। जी ये ये एप्लीकेशन इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को, सांगलाइल जी असिस्टेंट कमिश्नर को दिया है, ठीक है। बोर्ड की तरफ से। जी और ये एप्लीकेशन देने के लिए पूरा बोर्ड यहाँ पे आया था सांगलाइल में। जी ये असिस्टेंट कमिश्नर को थी कि इस प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इतने मसाइल हमें दरपेश आए हैं, जी जी ये बोर्ड की कापियां साथ लगी हुई हैं। ये पूरी गवर्निंग बॉडी जिसमें बशीर खुर्शीद वाइस चेयरमैन है, ठीक जी है। इन्होंने आकर ये एप्लीकेशन दी, और फिर इसके बाद इन्होंने फैसला किया। ये
पंजाब बैंक से ये इन्होंने ये स्टाम्प पेपर लिया, जी, ये बैंक की चालान की रसीद लगी चालान हुई है। चालान की रसीद, जी हाँ जी, तो ये चेयरमैन का FGA का कार्ड लगा हुआ है, सदीक एम साबर का, सदीक मसीह साबर का, जी और ये उसका ID कार्ड की कॉपी साथ लगी हुई है। जी हाँ जी, ये इन्होंने स्टाम्प पेपर के ऊपर टोटली इख्तियारात जो हैं ये लिख के मुझे दिए हैं कि जी इस प्रॉपर्टी के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं, जी इसको सेल करें, इसका बयाना वसूल करें, इसको गिरवी दें, इसको किराए पे दें, इसके साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये 3 पेज हैं इसके स्टाम्प जी पेपर के। जी जी और ये साथ बोर्ड की लिस्ट भी साथ लगी हुई है। जी लेकिन ये देने के बाद इन्होंने एक फिर वही घटिया हरकत की कि इस बंदे को परवेज मसीह वल्द यूसुफ मसीह, इमानुएल मसीह वल्द अनायत मसीह को खड़ा करके इन्होंने ये फिर अदालत में स्टे लगवाया हुआ है और हमें परेशान कर रहे हैं। जी तो ठीक है? जब और आपकी आखिरी मुलाकात हुई इनसे 2020 में, जो जब हाँ, जब आपने ये कहा कि ये आप कातिल हो, ये सब कुछ हो, तो वो क्या वाकया हुआ था, वो कब हुआ हाँ है? जी, इन्होंने लियाकत कैसर ने मुझे फोन किया था कि आप दफ्तर आए, बैठ के बात करते हैं। जी ठीक है, तो मैंने कहा जी आपने मुझे बुलाया, आप बताएं मुझे क्या कहना चाहते हैं। जी तो इस जो स्टाम्प इन्होंने लिख के दिया था उसकी तशरीह ये गलत कर रहे थे। जी स्टाम्प के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, तो जी ये उसकी तशरीह कुछ फर्क कर रहे थे। मैंने कहा कि ये बाइबल की कोई आयत नहीं है जिसकी तशरीह आप अपनी मर्जी से करेंगे तो लोग मान जाएंगे, क्योंकि बहुत आप अफसोस, बड़े बड़े बहुत बड़े बहुत आलम हैं, अफसोस, बहुत आप अफसोस, बड़ी बहुत अफसोस। जुबानें जानते हैं और आप स्टेज के ऊपर जो लोगों को कह देते हैं, लोग बेचारे इतना इल्म नहीं रखते और वो आपकी बात मान लेते हैं। आप लफ्जों से खेलते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। तो ये बात इनको मेरी बहुत बुरी लगी और इन्होंने कहा ठीक है। फिर उससे थोड़े दिन बाद ही जनरल असम्बली का इजलास था। जी जनरल असम्बली के इजलास से पहले इन्होंने पादी बशीर को खुर्शीद को जी दफ्तर में बुलाया और को दफ्तर में बुलाया जी और वहां पे स्टाम्प मंगवा के जी इन्होंने स्टाम्प पेपर पे बशीर खुर्शीद से और मुझसे इन्होंने जी जबरदस्ती बशीर शेर खुर्शीद अपने बेटों को साथ लेके असला लेके आया हुआ था। अच्छा, वेरी हाँ जी, बैड, वेरी बैड। असला लेके आया हुआ था और वहां पे जबरदस्ती इन्होंने साइन करवाए और जी साइन किस बात पे करवाए कि आपने बशीर खुर्शीद के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं नहीं करवाना। करो, जी ये जबरदस्ती गन पॉइंट पे इन्होंने मुझसे दस्तखत लिए जी और चूंकि इनको बड़ा गुस्सा था, थोड़ी देर के बाद ही जनरल असम्बली का इजलास होने वाला था, तो ये जी चाहते थे कि जनरल असम्बली के अंदर ये बात किसी तक ना पहुंचे। जी पाकिस्तान के सारे शहरों से पादरी आए होते हैं, तो जी पहले तो ये इन्होंने मुझे फोन किया कि आप जनरल असम्बली के इजलास में आ रहे हैं कि जी नहीं आ रहे। जी ये चाहते थे कि मैं ना आऊं, जी मैं शामिल ही ना हूं। इन्होंने मुझे इनविटेशन लेटर भी नहीं भेजा। जी मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं ठीक जरूर है, आऊंगा। जी तो
पहले 2 दिन इन्होंने मेरे केस के बारे में कोई बात नहीं छेड़ी, जी और जब तीसरा दिन था, जी तीसरे दिन में इलेक्शन होता है नए बोर्ड का, तो इन्होंने मेरे पॉइंट को नहीं छेड़ा, जी और ये वक्त गुजार रहे थे कि तीसरा दिन भी निकल जाए और इनका केस डिस्कस ना किया जाए। जी लेकिन एंड में जनरल सेक्रेटरी काशफ चांद ने थोड़ा जी सा जब जिक्र किया, जब प्रॉपर्टी, जब एफसीए की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा था, जी तो उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि सांगला हिल की प्रॉपर्टी जो है वो हम पास्टर डेविड राही को दे चुके हैं। जी अब वो हमारी प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। जी अब वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। पादरी मोरस ने जी खड़े होकर कहा कि यहाँ एक शख्स बैठा हुआ है जिसने लियाकत कैसर साहब के खिलाफ एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा और उनके खिलाफ एक खतरनाक मुकदमा बनाने की कोशिश की थी। जी मैं ये चाहता था कि आज वो हाउस में ना होता, और मेरी ये दरख्वास्त है कि उसे हाउस से खारिज किया जाए, उसे हाउस से उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाए। जी तो मैं अपनी कुर्सी से उठा और मैं आगे चला गया स्टेज के पास। मैंने जी कहा, भाई आप अपनी बात आपने कर लिया है, तो मुझे माइक चाहिए। जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी ये माइक नहीं दे रहे थे। मैंने कहा आप माइक नहीं दोगे। मैं पास्टर सलीम सादक के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। जी तो पादरी सलीम सादक ने कहा कि अगर माइक नहीं देते तो आप जाके जनरल सेक्रेटरी से छीन लो। मैंने कहा मैं ऐसा ही करूंगा, अगर जी माइक नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा, मैं अपनी बात जी करके जाऊंगा। जी तो मैंने जबरदस्ती उनसे माइक लिया जी और मैंने गुफ्तगू शुरू की, और मैंने कुछ और बातें थी। वो एल्डर सर्वर ने बहुत से झूठ बोले थे और मैंने उनके झूठों को भी जवाब दिया। जी और फिर मैंने पादी खुर्शीद की गुफ्तगू के बारे में बताया जी कि अगर मैंने लियाकत कैसर को लेटर लिखा था, चेयरमैन को लेटर लिखा था, जी चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था, तो मैंने कानूनी तौर पर अपना फर्ज अदा किया। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं खुदा का खादम हूँ, और जी मैं कोई हक नहीं रखता कि मैं किसी मजहब के खिलाफ तबलीग करूं जी या किसी मजहब या किसी नबी की मुखालफत करूं, उसे बुरा भला कहूं। जी और मैं बशीर खुर्शीद के कहने के ऊपर मैं किसी मुसीबत में पड़ूं। बशीर खुर्शीद ने मुझे अपने घर में बुलाकर जो गुफ्तगू की है, जी आप मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि वो कानूनी है या गैर कानूनी है। जी पूरा हाउस सुन रहा था, तो पूरे हाउस ने सुना, और जी फिर बशीर खुर्शीद उठकर कुछ कहना चाहते थे कि चेयरमैन ने ये कहकर उनको बिठा दिया, और वो चेयरमैन ने कहा कि बशीर खुर्शीद आप बैठ जाएं, आपसे गलती हुई है, ठीक आपने है ये जुर्म किया है, आप मुजरम हैं। और बशीर खुर्शीद ने खड़े होकर ये कहा कि मैंने ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये गुफ्तगू मैंने पूरे बोर्ड के और लियाकत कैसर के बिहाफ पे की है, ओह और माय आप गॉडनेस अच्छा सब मेरे साथ इसमें शामिल हैं। अच्छा और जब तारक वारस ने जिक्र किया कि मुझे किसी शख्स ने ये मैसेज किया है कि लियाकत कैसर ने 4 लोगों के कत्ल करवाए हैं, ओह माय गॉडनेस वो तो पहले भी कातिल हैं, और 4 के जो खुदा के खादम थे एफसीए के अंदर, वो उनका कत्ल करवा चुके हैं। तो उस वक्त भी सर लियाकत कैसर साहब ने कहा, ये सर जी दोबारा दोबारा करें तारक वारस के मैसेज से तारक के मैसेज से
हाँ जी। और उसके बाद माइक जो है वो तारक वारिस ने ले लिया जी और उन्होंने कहा कि किसी बाहर से मुझे किसी ने मैसेज किया है कि लियाकत कैसर साहब 4 लोगों का कत्ल करवा चुके हैं। तो ओहो लियाकत कैसर साहब ने कहा कि कैमरे बंद कर दो। और जब मैंने मैंने गुफ्तगू करने के लिए माइक पकड़ा था, उस वक्त भी लियाकत कैसर ने साउंड सिस्टम वाले को इशारा किया कि साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाए, क्योंकि जी ये गुफ्तगू खतरनाक है और जी दूर तक आवाज सुनाई दे रही है। जी तो इन्होंने माइक भी बंद कर दिए, इन्होंने कैमरे भी बंद कर दिए, जो जी इस बात का सबूत है कि ये लोग मुजरम हैं और ये कानून के खिलाफ काम करते हैं, जी लोगों को इस्लाम के खिलाफ उकसाते हैं, जी और ताकि उनके खिलाफ 295 के केस बने और जी फिर उन केसों के जरिए ये पैसा कमाते हैं, फंडिंग लेते हैं बाहर से। ओहो कोई अच्छा ये जरा ये बाहर बताएं चला जाए तो ये उसकी किस्मत है, डेविड साहब वरना ये बताएं कि तारक वारिस ने क्या कहा था, ये जरा रिपीट करें कि कौन से किन लोगों को कत्ल करवाया है लियाकत कैसर ने, ये जरा बताएं। तो क्या शायद समझ नहीं आ रही है वहां, मुझे भी नहीं आ रही, ताकि लोग तारक समझ सकें। वारस ने ये कौन है तारक वारिस, तारक कौन है? वारस ने ये कौन है? तारक वारस जो है ये ये नए वाइस प्रिंसिपल आए हैं ओके FGA बाइबल कॉलेज के। जी जी हाँ जी जी। ठीक है तो तारक वारस साहब भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने जी कहा कि जी मुझे मैसेज आया है, जी कि जी लियाकत कैसर साहब ने 4 लोगों का कत्ल करवाया है। Oh my और God. वो 4 लोग कौन है? सबसे पहले पापा याकूब पाल, जो जी FGA के बानी लोगों में शामिल होते हैं। जी और उसके बाद पास्टर हिजकियल सरोज, Oh my- जो बुजुर्ग खुदा के खादिम थे, ओहो और वो भी इब्तदाई लोगों में शामिल होते हैं। जी और वो हिजकियल सरोज साहब वो खुदा के खादिम हैं, लियाकत कैसर को खिदमत में लाने और बाहर भेजने में उनका बड़ा अहम किरदार है। जी हाँ जी। और इसके बाद सिस्टर बरगीता, जिसके बारे में पाकिस्तान के बहुत से लोग जानते हैं कि उस खुदा की खादमा ने अपनी पूरी जिंदगी FGA में रहकर खुदा की खिदमत के लिए, गरीब लोगों के लिए, यतीम बच्चियों के लिए बिलखुसूस उसने सर्व कर दी। और जी उसको बड़ी बेदर्दी से मॉडल टाउन के अंदर गोली मारकर शहीद कर दिया गया। और इसके अलावा एक सिस्टर सराफीन थी, जो यहोनाबाद FG हॉस्टल में खिदमत कर रही थी। और सिस्टर बरगिता अपने बाद उस सिस्टर को तैयार कर रही थी खिदमत के लिए अपनी जगह जी पे, और उसको भी जहर देकर वॉशरूम में उसको हलाक कर दिया गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। तो जब इन कत्लों का जिक्र हो रहा था तो इन्होंने कैमरे और माइक बंद करवा दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके वसातत से, आपके नजरिया से, कि ये लोग अभी तक जो हैं ये इस तरह के गंदे और घिनौने कामों में, गैर कानूनी और गैर अखलाकी कामों के अंदर मुलवस हैं, और ये अभी तक बाज नहीं आ रहे। जी पादरी पीटर रियाज ने अपने गुनाह का इकरार किया है। जी मैंने उसका वॉइस मैसेज आपको भेजा था। जी उन दिनों में उसको कोरोना हो गया था बड़ा जबरदस्त, शायद इस खौफ से उसने इकरार किया और मुझे कहा कि इस सारी मुसीबत में फंसाने वाला आपको मैं ही हूँ। माय गॉडनेस। तो चलो उसने तो उनको अकल कन्फेस कर लिया ना जी, उसने तो हाँ कन्फेस जी, कर लिया खुदा के आगे। उन्होंने accept किया। हाँ, और उनके कहने का ये मतलब है
कि हमने जानबूझकर आपको इस केस में फंसाने की कोशिश की है। उनके जी वॉइस मैसेज से ये जाहिर होता है। जिन्होंने भी इकरार ठीक है? कर लिया ना, इकबाले जुर्म और कर लिया ना, इकबाले जुर्म हो गया वो भी। इकबाले जुर्म बशीर खुर्शीद ने जनरल असेंबली के इजलास में कर लिया जी और पीटर आज ने उस वॉइस मैसेज में कर लिया। ठीक है? जी और ठीक है लियाकत कैसर ने अपने दफ्तर में बैठकर मेरे सामने कर लिया कि मैं कई बार सैमी सैमसन के साथ खाना खा चुका हूँ और सही मेरी उसके साथ मुलाकातें हुई हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे ही इन कामों में मुलवस पाए गए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको नंगा करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। बहुत कानून अच्छा कानून है, चाहे वो क्रिश्चियन के लिए हो चाहे वो मुस्लिम के लिए हो। हाँ जी। जी तो देखें, हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, जी फिर हम अपने मजहब के बारे में बात करें कि हम जी मसीही हैं या हम मुस्लिम हैं, हमारा क्या मजहब है, जी हमारा क्या दीन है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमें एक दूसरे को फाड़ने लग गए तो फिर ये मुल्क कैसे कायम रहेगा। जी डेविड साहब, आप ये बताइए कि क्या अभी इनसे आपको खतरा है, लियाकत कैसर से, ये जो बशीर खुर्शीद है, क्या आपके बच्चों को, आपको कोई खतरात हैं? क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप कत्ल कर दिए गए, जी जैसे ये बिल्कुल मिशनरी ये कत्ल करवाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक लाहौर में कत्ल हुआ है, एक वो भी एक मिनिस्ट्री के बंदे ने जी कराया बिल्कुल है, पादरी ने, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको ये कत्ल कराएंगे और आपके कातिल यही होंगे? जी। भाई परवेज रोशन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके डर से हमने अपना घर छोड़ा जी और अपना घर छोड़कर हम लाहौर नश्तर कॉलोनी में शिफ्ट हो गए, जी जहाँ पे मेरे भाई रहते हैं, जहाँ पे हमारा खानदान रहता है। हमारे जी वहाँ पे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें हौसला दिया कि आप इधर हमारे पास आ जाएं, कोई बात नहीं, हम आपका ख्याल रखेंगे, कोई मसला नहीं। जी तो जनवरी में काशिफ चांद जो जनरल सेक्रेटरी है और आरफ आशिक जो खजांची है, जी उन दोनों ने मुझे फोन किया कि आप किसी जगह पे आके हमें मिलें। जी मैंने कहा जी मैं आपको नहीं मिलना चाहता। जी ठीक है? मुझे आपसे खतरा है, मुझे आपकी जी बात पे यकीन नहीं है। जी तो उसके बाद मेरा इनसे रब्ता नहीं हुआ और उसके बाद मुझे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए पैगामात मिलते रहे कि हम आपको ऐसे कर देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। तो इसी वजह से मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया। ये मेरी मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं जी और इतना सीवियर किस्म का मुझे अटैक हुआ, एक दिन के अंदर मुझे ब्रेन के 3 स्ट्रोक हुए जी और मौजूदा तौर पे मुझे खुदा ने बचाया है, मुझे ज़िंदगी दी है। और अब मैं लाहौर भी छोड़कर किसी और जगह पे इस्लामाबाद से ठीक है। अपना नहीं इलाज नहीं, करवा अभी रहा हूँ। अभी आप किसी को और ना ना अभी किसी को ना बताएं आप कहाँ हैं, आप अपनी लोकेशन तो ना ना बताएं, किसी को ना बताएं कि आप कहाँ हैं। नहीं, मैंने इलाज का आपको बताया है कि इस्लामाबाद से मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। जी जी ठीक है, लाज तो आपका हक है ना जी। तो अभी आप क्या हाँ चाहते जी। हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और तमाम कलीसियाओं से, FGA से, कि आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आपकी जान की हिफाजत की जाए, या आपके जो मामलात हैं वो क्लियर किए जाएं? आपका क्या मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लाहौर हाई कोर्ट से और तमाम अदारों से, आला एजेंसियों से? आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी, अभी अभी तक मुझे इनसे पूरा पूरा खतरा है। जी ये बाज नहीं आएंगे। जी जैसा कि पिछले दिनों में 16 जून को एक हमारा नौजवान मसीही भाई जी कत्ल हुआ, जिसने अपना वीडियो बयान भी पहले जारी कर दिया था। वो राना तो अंजुम, कौन उसका मुझे नाम कत्ल उसका करवाने नाम देगा। उसका नाम राना अंजुम है, राना अंजुम यकूब मसीह। राना अंजम यकूब साहब, उन्होंने जी वीडियो बयान भी अपना जारी किया हुआ था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे जी खतरा है।
ये लोग मुझे मरवा देंगे, कत्ल करवा देंगे, जी लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, तो जैसा उसने कहा वैसा ही उसको कत्ल करवा दिया गया। तो मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जी और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जी और तमाम इदारों से, कानून नाफज करने वाले इदारों से ये मैं अपील करता हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरे ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये लोग ख़तरनाक हैं, ये पैसा इनके पास है, दौलत ने इनको अंधा किया हुआ है, जी ये किराए के कातलों को खरीदते हैं, ये इनका काम ही ये है। आप तो जानते हैं, ये जी शुरू से आते हैं, जी ये किराए के कातिल हैं शुरू से, हम्म, आबाओ अजदाद से ये जी जी इनका जी काम है। ये तो बूटा बूटा 20 सालिया का बेटा है ना जी, वो लियाकत कह सकते हो, बूटा 20 सालिया का जो हाँ कातिल जी, था हाँ जी। जिसको 20 साल की सजा मिली थी। तो जी उसने 8 कत्ल किए थे, तो शायद ये 16 कत्ल ना कर दें। वो खुदा माफ करेगा। तो हमें तो डर लगता है ऐसे लोगों से, जी और जी हम वो तो डर तो छुपते अभी फिर रहे लगता है हैं। बहुत बहुत। तो चलिए खुदावंद आपके साथ हो जी, खुदावंद आपकी हिफाजत करे। तो और आखिर में मैं ये हुकूमत कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान भी आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी जानो हाँ माल जी, का तो मैं हिफाजत करना। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते भी जी और एक मसीही होने के नाते भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो बनती है, जी जो जी जी कानून के खिलाफ बनती है, वो भी की जाए। जी इनको बिल्कुल ठीक है, हरगिज ना छोड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है जी। देखें जी, वो बेचारे ने पहले इन पे एतबार कर लिया है घराना अंजम ने, और उसने बताया पूरी दुनिया को कि भी मुझे कत्ल करने ये जा रहे हैं ये लोग, और लेकिन गवर्नमेंट ने, एजेंसियों ने उसकी कोई नहीं उसको बचा सकी, तो वो कत्ल हो गया। अब देखें ये आप, अभी तो ये 16 की तारीख की बात है, 16 जून की, अभी कुछ दिन पहले की बात हुई है, जी जी, जबकि 2 बिल्कुल। हफ्ते पहले। तो ये बहुत ही खतरनाक और जब ये काम करते हैं सारे ही, ये जो सारा टोला है, ये गैंग है एक, जो इस काम में मुलव्वस है। तो जी, आप कुछ और बिल्कुल, कहना चाहते हैं आपने डेविड राइस साहब, तो बताइए। आपने आपने टोले और गैंग की बात कर ही दी है, तो जी मैं कहना चाहता हूँ कि जब हुकूमत या पुलिस इनको पकड़ेगी, जी इनको गिरफ्तार करेगी, जी तो इनके सहूलतकार कई इशारों में निकलेंगे। बहुत अच्छा। इनके सहूलतकार, इनका पूरा नेटवर्क है, ये सही पूरे है, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सही। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो कत्लो गारत का बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है और ये मसीहत को भी बदनाम कर रहे हैं, और खुदा का खौफ इनके अंदर नहीं है, मुल्क को भी बदनाम कर रहे जी हैं और मसीहत के लिए भी ये बदनामी का बायस है। मसीहत तो मोहब्बत और प्यार और बर्दाश्त का सबक देती है, जी जी लेकिन ये किस मसीहत के मानने वाले हैं जिसमें कत्ल गारत है और तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं, और चर्च में खड़े होकर लोगों को बड़े बड़े ये लेक्चर देते हैं और अंदर से लोगों को दूसरे मज़हब के खिलाफ तैयार करते हैं। अफसोस ही इनके खिलाफ किया जा सकता है। मैं आखिर में दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने देखने सुनने वालों से जी। कि मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, मुझे खुदा ज़िंदगी दे, आमीन मेरे आमीन। ख़ानदान को अपनी हिफाजत में रखे, और खुदा हमारी मदद करे, और इनको भी खुदा अकल और धनाई दे, ये अपने गुनाहों से तौबा करें और ये इंसान के बच्चे बने। आमीन आमीन। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए थैंक यू। आपने मुझे अपने चैनल पर
वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। डेविड राइस Thank you. साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपको सलाम करता है कि आपने अपना वक्त निकाला और हकाइक से लोगों को आगाह किया कि ये जो एक टोला है, गैंग है, ये मजहब के नाम पे किस तरह वहशत और दहशत फैला रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे तमाम वो देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से जरूर नवाजें, ताकि आने वाली हर वीडियो, आने वाला हर पैगाम और आने वाली जो लोग बेचारे एक मुसीबतों में फंसे हुए हैं, वो आपको एक नई प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हो सकूं। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है। थैंक यू वेरी मच।